खुश आमदीद अजीब कहानियाँ में आज मैं उस हफ्ते की सबसे अजीब, प्रासरार और नाकाबिले यकीन कहानियाँ आपके लिए एक जगह पर लाया हूँ। आखिर तक ज़रूर रहिएगा। यकीन करें, आखिरी कहानी सबसे ज़्यादा हैरानकुन है। शुरू करते हैं। मबहूत कज़ाक। एक और आदमी पतवार पर सुन अनिस सोच की बात है। बरतानवी तुजारती जहाज़ मोहिकन बाहरी ओकियानोस अबूर कर रहा था जब आमले को एहसास हुआ कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। अफसर और मिलाह अपनी जगहों से गायब हो जाते। न जहाज़ छोड़ते, न भागते, बस गायब। और घंटों बाद वापस आ जाते, ये भी याद नहीं कि कहाँ थे, क्या करते रहे। ज़रा तस्वीर बनाओ जहन में। 4 मस्तौलों वाला जहाज़ शमाली बाहरी ओकियानोस की ठंडी लहरों को चीरता हुआ। नीचे केबिन में गैस की लालटीनें टमटमा रही हैं। मिलाह कोनों में समटे बैठे हैं, पाइप पी रहे हैं, और एक अनजाना खौफ है जो सीने में उतर रहा है। न समझ आता, न बयान होता। सफ़र मामूल का था, मौसम ठीक था, राशन पानी पूरा था। फिर भी कुछ था जो सबको अंदर से खाए जा रहा था। एक रात सेकंड मेट की सीटी अंधेरे को चीर गई। एक और आदमी पतवार पर। पहरे की बारी तय थी। हर मिलाह जानता था उसकी बारी कब आती है। जब हमारे रावी ने पतवार संभालने पीछे जाना चाहा तो जो मंजर देखा, उसके पांव जम गए। सेकंड मेट खुद पतवार थामे खड़ा था। वह अफसर जिसका काम जहाज चलाना नहीं, निगरानी करना था। घंटों से पहिया पकड़े खड़ा था, जैसे कभी हिला ही ना हो। पूछा गया, पहले कौन चला रहा था? सेकंड मेट का जवाब आया, बिल्कुल खोखला, बिल्कुल बेयकीन, मुझे नहीं मालूम। उसे याद ही नहीं था कि वो पतवार तक आया कैसे। चंद मिनट पहले वो कहीं और था, अब यहाँ था, हाथ पहिए पर। रास्ता याद, जैसे कहीं गया ही ना हो। जहाज का हाल और भी अजीब होता गया। मिलाह कहते, वक्त के टुकड़े गायब हो जाते हैं। एक हिलमज़मीन आराम करने गया, आंख खुली तो 4 घंटे अड़ चुके थे। पहरे का कोई हिसाब नहीं। अफसर अपनी जगहों पर होते, मगर वहां पहुंचे कैसे, याद नहीं। न बीमारी, न शराब, न कोई वजह। बस एक अजीब सी खालीपन जो मोहिकिन पर कहर की तरह छा गई थी। जहाज बंदरगाह पहुंच गया, अमला बखर गया, मगर ये मामला कभी हल न हुआ। न सरकारी रिकॉर्ड में, न बोहरी तारीख के किसी सफ़े पर। न तूफान आया, न टिकर हुई, न बगावत। बस आदमी अपने आप के टुकड़े खोते रहे और फिर वापस मिल जाते, जैसे किसी ने उन्हें कुछ देर के लिए मांगा हो और अधूरा लौटा दिया हो। तो बताओ, आपके ख्याल में उस जहाज़ पर हो क्या रहा था? इज्तिमाई वहम, पानी में कुछ मिला हुआ था, या कोई और ही ताकत थी जो इन आदमियों को शतरंज के मेहरों की तरह इस्तेमाल कर रही थी? नीचे बताओ, आप क्या सोचते हैं? 14 नवंबर 1874 की सुबह एक औरत अपने शोहर की कपड़े की दुकान खोलने आई, और जो उसने देखा वो देखकर उसके पांव तले से ज़मीन निकल गई। इसका शौहर एडमंड एशफोर्ड छत की लकड़ी की कड़ियों में उठ फट ऊपर फंसा हुआ था। न रस्सी थी, न सीढ़ी थी। दुकान इंदर से बंद थी, खिड़कियां सलामत थीं। सामान अपनी जगह रखा था। केश का खाना बंद था, कहीं कोई लड़ाई का निशान नहीं था। पुलिस आई, डॉक्टर आया। डॉक्टर ने जिस्म का मायना किया तो और भी हैरत हुई। हाथों पर कोई खराश नहीं, कपड़ों पर न गर्द, न मकड़ी का जाला। दिल ठीक था, फेफड़े साफ थे, जहर का कोई असर नहीं। 43 साला एक शरीफ आदमी बगैर किसी ज़ाहरी वजह के मर गया था। 3 दिन तक अदालत में गवाह आते रहे, सबने एक ही बात कही, एशफोर्ड खुश था, न कर्ज था, न दुश्मन, न कोई परेशानी। तीसरे दिन जीवरी ने हाथ खड़े कर दिए। फैसला लिखा गया,
वजह मौत नामालूम, मुकदमा बंद। मगर बाजार में, चाय की दुकानों पर लोग एक और बात करते थे। इस रात, जिस रात वो मरा, उसे किसी ने दुकान के दरवाजे पर खड़े देखा था। किसी अनजान से बातें कर रहा था, मगर वो कोई कौन था, कैसा दिखता था, कोई मुत्तफक नहीं था। बात को तो यकीन ही नहीं था कि वहां कोई था भी। आप बताएं, इस बंद कमरे में आखिर हुआ क्या था? चलमार्ग की गहरी वादियों में, वलदशायर की पहाड़ियों के बीच, एक चौने की कान है। मकामी लोग उसका जिक्र बाहर वालों से नहीं करते, और रात के बाद वहां कदम रखने की किसी की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि 1887 में जोसाइया थोरन नामी एक मजदूर उस कान में गया। इस वक्त जब शाम ढल रही थी और रात अभी उतरी नहीं थी, और फिर कभी वापस नहीं आया। लोगों को उसके औजार मिले, कान के किनारे पर, एक कितार में रखे हुए, जैसे किसी ने सोच समझकर सजाए हों। बस यही मिला, और कुछ नहीं। ये 100 साल से भी पहले की बात है, मगर लोग आज भी उसे देखते हैं। निवट लेन से गुजरने वाले मुसाफिर हर बार एक ही बात बताते हैं। हमेशा शाम के वक्त, एक आदमी, पुराना वास्कट पहने, हाथ उठाए, जैसे पुरानी कान वाली सड़क से दूर रहने का इशारा कर रहा हो। मसला ये है कि जिसने भी उस इशारे को नज़रानदाज किया, इसका इंजाम अच्छा नहीं रहा। बरसों में 3 बैलगाड़ियां और एक कार इस सड़क से नीचे जा गिरी हैं। ड्राइवर बता नहीं पाते कि घंटे कहाँ गए, मेल क्यों नहीं मिलते, और उनके अपने हाथों ने स्टीयरिंग किस तरफ मोड़ दिया, बगैर इरादे के। कान के मालिक का पुराना घर हमेशा से खाली पड़ा है। कोई किरायादार एक मौसम से ज्यादा नहीं टकता। सब यही कहते हैं। चौने की धोल हर चीज पर जम जाती है, चाहे कितना ही झाड़ू फेरो। दीवारों के अंदर से दस्तक आती है, और सर्दियों की सुबह खिड़कियों पर जमी बर्फ में हाथों के निशान अभरते हैं। सब के सब एक ही समत इशारा करते हुए, कान की तरफ। डाकिये ने वहां डाक पहुंचाना कब का छोड़ दिया। पिछले अक्टूबर में एक पैदल सियाह ने शाम के वक्त निवट लेन के मोड़ पर तस्वीर खींची। घर पहुंचकर जब उसने तस्वीर देखी तो एक कोने में वो मौजूद था, वही मजदूर, वही वास्कट, वही उठा हुआ हाथ। सियाह कसम खाता है कि इस शाम वो बिल्कुल अकेला था। कोई जान नहीं थी आसपास। वो तस्वीर आज भी कराउनसराय में लगी है, काउंटर के ऊपर। लोग उसे घूरते हैं, सरगोशियां करते हैं। तो अब बताइए, वो लोगों को किस चीज़ से दूर भगा रहा है, और इतने बरसों बाद भी वो वहां क्यों है? आपके ख्याल में उस कान में ऐसा किया है जो वो मरने के बाद भी छिपाना चाहता है? नीचे बताएं। आपके पास सिर्फ 17 मिनट हैं। बस यही वो वक्त है जब किसी जहाज में आग लगती है, इस लम्हे से लेकर इस वक्त तक जब वो आसमान में एक अड़ता हुआ ताबूत बन जाता है। 17 मिनट। आग पकड़ो, बुझाओ, और जहाज को जमीन पर उतारो, जिंदा। 1941 से 1990 के दरमियान अमेरिका में तिजारती परवाज़ों में मरने वाले हर 5 में से एक शख्स की मौत किसी हादसे से नहीं हुई, किसी तकनीकी खराबी से नहीं हुई, आग से हुई। 23,000 फट की बुलंदी पर आग से। वही आग जो ईंधन से भरे धाती डब्बे को अंदर से जलाकर राख कर देती है। ये खतरा कई शक्लों में आता है। कभी कीबन में किसी मुसाफिर की सिगरेट से चंगारी उठती है, कभी कुचन के किसी आले में खराबी आ जाती है, और कभी ये और भी गहरा होता है। माल बरदार हिस्से में आग धीरे धीरे सलगती रहती है। किसी को खबर नहीं होती, यहाँ तक कि जहाज का ढांचा ही कमज़ोर पड़ जाता है, और फिर बस दाग ही बाकी रहती है। काकपट की आग तो और भी क़यामत है, जहाँ पायलट के हर ज़रूरी आले के गर्द मीलों लंबी बिजली की तारें बिछी होती हैं, और इनमें से कोई भी एक तार फ्यूज़ बन सकती है। ज़्यादातर आग बिजली से लगती है। जिंग आलूद तारों से चंगारी निकलती है। कोई प्रजा इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाता जो इतनी बुलंदी पर होती है, और फिर वो एक छोटी सी चंगारी, ईंधन की भाप या दीवार की परत के साथ मिलकर एक सिलसिला शुरू कर देती है,
और 40,000 फट पर जहां हुआ हर कोने खतरे में घूमती रहती है। आग फैलती नहीं, भागती है। असल मसला ये है कि पता ही नहीं चलता। पायलट दीवारों के अंदर नहीं देख सकता। माल वाले हिस्से के धुएं के सेंसर शायद अलार्म दें, शायद न दें। जब तक आमले को कुछ जलने की बो आती है, आग कई मिनटों से दीवारों को चाट रही होती है। फिर इमरजेंसी का ऐलान होता है। जहाज नीचे की तरफ झुकता है, पूरी ताकत से। लेकिन जितनी तेजी से जहाज भागता है, इतनी ही ज्यादा ऑक्सीजन हर दरार और शगाफ में घुसती जाती है, जहां आग छिपी बैठी है। 17 मिनट संते वक्त लगता है कि काफी है। ये तो बस एक टीवी शो की एक कस्त जितना वक्त है, चाय की कीतली चढ़ाने जितना वक्त। लेकिन इस वक्त में अमले को एक ऐसा खतरा ढूंढना है जो नजर नहीं आता। एक ऐसी आग बुझानी है जहां तक पहुंचा नहीं जा सकता, और लाखों किलो वजनी मशीन को इतना काबू में रखना है कि सब जिंदा उतर सकें। कुछ कामयाब हुए, कुछ नहीं हुए। अब आप बताएं, ज्यादा खौफनाक किया है वो आग जो आपको आते दिखती है, या वो जो आपको पता चलने से पहले ही फैल चुकी हो? आपकी दरख्वास्त समझ में आई, लेकिन एक ज़रूरी बात पहले अर्ज़ करनी है। जो मुआद आपने फ्राहम किया है, वो दरअसल मुआद भी तंकीदी है। कोई हकीकी वाक़या नहीं, कोई मामला नहीं, कोई तारीख़ी केस नहीं। इस बुनियाद पर विस्पर्ड फाइल का अंदाज़ तश्कील देना मुमकिन नहीं। विस्पर्ड फाइल के लिए दरकार होता है कोई मखसूस दस्तावेज़ी वाक़या, तारीख़ और जगह के साथ। ऐसी तफसीलात जो आज तक समझ न आई हों, वो चीज़ें जो लोगों ने देखें, सुने या पाएं। एक ऐसा मामा जो कारी को आगे खींचता रहे। आगे बढ़ने के लिए 3 रास्ते हैं। पहला, कोई असल तारीख़ी वाक़या भेजें। किसी का प्रासरार गायब होना, कोई अनोखी दरियाफ़त, या कोई ऐसा हादसा जिसकी वजह आज तक मालूम ना हो सकी। दूसरा, मैं खुद एक आफरज़ी मगर काबिल यकीन विक्टोरियन दौर का केस तैयार करूं, मुकम्मल तारीख़, मकाम, करदार और मामे के साथ। तीसरा, अगर आपके जहन में कोई मखसूस मौज़ूआ है, मसलन बरसगीर की तारीख़ का कोई भूला बिसरा वाक़या, तो बताएं, मैं उसे विस्पर्ड फाइल के सांचे में ढाल दूंगा। आप किस रास्ते पर चलना चाहेंगे? मुर्ताजी जवाज़। मुर्दों का आखिरी फैसला कदीम मिस्र में मुर्दों के सिर पर एक ताज रखा जाता था। सोने का, खजूर के पत्तों का या कागदी सरकंडे का। ये कोई जीवर नहीं था, ये सबूत था। सबूत इस बात का कि मुर्दा एक ऐसे मुकदमे में जीत चुका है जहां हारने वाले का नाम व निशान तक मिट जाता है। मिस्रियों का यकीन था कि मौत कोई अंजाम नहीं, ये एक दरवाज़ा है, और इस दरवाजे के पार एक ऐसी अदालत है जिसका तसव्वुर भी रोंगटे खड़े कर दे। 2 सच्चाइयों का दरबार। यहाँ खुदा औज़रिस खुद मुंसफ बनता था। मुर्दे का दिल तराजों पर रखा जाता था, और दूसरे पलड़े में होता था कायनाती इंसाफ का पर। अगर दिल भारी निकला गुनाहों से, जुल्म से, बेअंसाफ़ी से, तो मुकम्मल फना। ना जन्नत, ना जहन्नम, बस सफ़र, वजूद का खात्मा। और जो बच जाता, उसके सिर पर यह ताज रखा जाता। काहिन ऐलान करता, ये शख्स जायज़ ठहरा, ये लायक है, ये मिटेगा नहीं। ये ताज सूरज देवता रा के ताज की नकल था, क्योंकि जैसे सूरज हर सुबह अंधेरे से निकलकर तुलुआ होता है, वैसे ही ये रूह अब्दियत में दाखिल होगी। लेकिन यहाँ एक अजीब बात है। मिस्री हर चीज़ में बारीकी के कायल थे। हर अलामत, हर रंग, हर लकीर का मतलब होता था। फिर भी ये ताज कभी सरकंडे का, कभी कांसी का, कभी सादा पतों का, हर बार मुख्तलिफ। और वो अल्फाज जो ताज रखते वक्त पढ़े जाते थे, किताब मुर्दगान में उनके टकड़े मिलते हैं, मगर पूरी अबारत कहीं नहीं, जैसे असल अल्फाज।
وہ الفاظ جو واقعی روح کو جائز ٹھہراتے تھے وہ صرف قبر کے اندھیرے میں سرگوشی میں کہے جاتے تھے، کبھی لکھے نہیں گئے۔ پھر یونانیوں اور رومیوں کا دور آیا، معنی بدل گئے۔ اب یہ تاج دیوتاؤں کو پیش کیے جانے لگے، جیسے مردہ خود ایک نذرانہ بن گیا ہو، زندوں اور خداؤں کے درمیان ایک واسطہ۔ بوسٹن کے عجائب گھر میں آج بھی ایسا ہی ایک تاج محفوظ ہے، سرکھنڈے اور کانسی سے بنا، اس طرح ڈیزائن کیا گیا کہ روشنی ٹھیک مردے کے چہرے پر پڑے۔ کسی نے یہ حساب لگایا تھا، کسی کو معلوم تھا کہ روشنی کہاں گرے گی۔ اب سوال یہ ہے، کیا مصریوں کو واقعی یقین تھا کہ اس تاج میں کوئی طاقت ہے، یا وہ انسانی نفسیات کا وہ راز جانتے تھے جو ہم بھول چکے ہیں؟ کہ کسی کو جائز قرار دینے کا عمل خود ہی کچھ بدل دیتا ہے؟ آپ بتائیں، کیا تاج نے مردے کو لائق بنایا یا لیاقت نے تاج کو حقیقی؟ نومبر 1947 کی ایک یک بستہ صبح ریلوے سرویئر ایڈمنڈ کارٹ رائٹ اپنے پتل کے آلات اور چمڑے کی جلدوں والی کاپیاں لے کر سمرسیٹ کے اشفورڈ جنکشن پہنچا۔ معمول کا کام تھا، کوئی خاص بات نہیں تھی، لیکن جو اس نے دیکھا وہ سرکاری ریکارڈ سے اتنی صفائی سے غائب کر دیا گیا جتنی صفائی سے وہ چیز خود غائب ہوئی تھی۔ 3 میل کی پٹری غائب، نہ ٹوٹی ہوئی، نہ اکھڑی ہوئی، نہ کہیں ڈھیر لگی ہوئی۔ 1891 سے چلتی آ رہی یہ لائن بس ختم ہو گئی تھی۔ لکڑی کے سلیب پر پتھر، لوہے کی پٹریاں، سب کچھ ہوا ہو گیا تھا۔ زمین ایسی صاف پڑی تھی جیسے یہاں کبھی کوئی ریل گزری ہی نہیں۔ کارٹ رائٹ نے رپورٹ لکھی، ریلوے نے انسپکٹر بھیجے، اور یہیں سے معاملہ اصل میں عجیب ہوا۔ اگلے چند ہفتوں میں 3 الگ الگ افسر اس جگہ گئے۔ ان کی رپورٹیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی تھیں، بلکہ لگتا تھا جیسے تینوں کسی مختلف دنیا سے آئے ہوں۔ پہلے نے پوری تفصیل سے لکھا کہ پٹری غائب ہے، دوسرے نے کہا پٹری بالکل ٹھیک ہے، سب کچھ چل رہا ہے، تیسرے نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ یہ پٹری کبھی تھی ہی نہیں، نقشے میں غلطی تھی۔ مقامی لوگوں کو کچھ اور یاد تھا۔ کارٹ رائٹ کے آنے سے کئی ہفتے پہلے بے نشان گاڑیاں علاقے میں آتی جاتی دیکھی گئی تھیں۔ رات کو کام ہوتا تھا، مگر کوئی بتا نہیں سکتا تھا کہ کیا کام۔ اور لوگ بھی سمجھدار ہوتے ہیں، جو بات مصیبت بلائے وہ زبان پر کیوں لائیں۔ 1930 تک فائل بند کر دی گئی، پٹری دوبارہ نہیں بنی، نقشے خاموشی سے بدل دیے گئے، اور سرکاری ریکارڈ نے ایک خالی جگہ کے گرد اپنے آپ کو سمیٹ لیا۔ تو آخر اشفورڈ جنکشن اور وائٹ مور برج کے درمیان وہ 3 میل کی پٹری گئی۔ کہاں؟ 3 تربیت یافتہ افسروں نے 3 بالکل مختلف باتیں کیوں کہیں؟ اور یہ تحقیقات اچانک بند کیوں ہو گئی؟ آپ بتائیں، آپ کے خیال میں وہ کیا چھپا رہے تھے؟ یہ خیال میں سرگوشیوں کی فائل، بھوت بنگلے، جس گھر میں کوئی رہا ہو، جہاں کوئی مرا ہو، وہ گھر کچھ نہ کچھ اپنے اندر سمیٹ لیتا ہے، ہمیشہ نظر نہیں آتا، ہمیشہ سنائی نہیں دیتا، لیکن ہوتا ضرور ہے، جیسے دوپہر کی دھوپ میں تیرتے ذرے، جیسے خالی کمرے میں کسی کی آواز کا بھولا ہوا سایہ۔ 1800 کے وسط میں ایک سوچ پھیلنی شروع ہوئی، یورپ اور امریکہ کے بیٹھک خانوں اور روحوں کو بلانے کی محفلوں میں۔ نئی نہیں تھی یہ سوچ، لیکن اب اس کا نام تھا روحانیت۔ خیال سادہ تھا، مگر رونگٹے کھڑے کر دینے والا۔ مردے جاتے نہیں، وہ انہی جگہوں میں بھٹکتے رہتے ہیں جہاں کبھی رہے تھے۔ وہ گلیاروں میں چلتے ہیں، دسترخوان پر بیٹھتے ہیں، زندوں کے ساتھ، انہی کمروں میں، بس ذرا مختلف فریکوینسی پر، جیسے کوئی ریڈیو اسٹیشن جو تھوڑا سا ٹیون سے باہر ہو۔ یہ خیال اس لیے نہیں پکڑا کہ کوئی بڑا فلسفہ تھا، بلکہ اس لیے کہ گھروں نے خود گواہی دی۔ گھر گھر ایک جیسی باتیں سامنے آئیں، سیڑھیوں پر قدموں کی آواز، جبکہ کوئی تھا ہی نہیں۔ اس کمرے میں سگریٹ کی بو، جہاں پرانا مالک دہائیوں پہلے بیٹھ کر پیا کرتا تھا۔ کسی خاص کرسی کے پاس اچانک ٹھنڈک، چیزیں اپنی جگہ سے ہٹی ہوئیں۔ دروازے خود بخود کھلے، کوئی چیخ نہیں،
कोई हंगामा नहीं, बस एक चपकी हुई, खामोश सी एहसास कि कोई और भी है यहाँ। उससे एक नजरिया निकला, सोचने वाला भी, डराने वाला भी। रूहानियत के मानने वालों का कहना था कि हर घर अपने रहने वालों को जज़ब कर लेता है। दीवारें नक्श महफूज कर लेती हैं, फर्श के तख्ते कदमों का बूझ याद रखते हैं, और कभी कभी सही हालात में ये नक्श कुछ लोगों को नज़र आने या सुनाई देने लगते हैं, वो लोग जिनमें ये महसूस करने की सलाहियत हो। लेकिन यहाँ से मामला और भी अजीब हो जाता है। मानने वाले और ना मानने वाले दोनों ने एक ही बात नोट की, भूतों का कोई असूल नहीं। कुछ पुराने घर जहाँ बड़े बड़े सान्हे गुजरे थे, बिल्कुल खामोश, और कुछ नए मामूली घर, अजीब वाक़ात से भरे हुए। कोई घर इस शख्स की वजह से आसीब ज़िदा हो सकता है जो वहाँ मरा, या उसकी वजह से जो बस इस घर से मोहब्बत करता था और छोड़ न सका, या फिर किसी की वजह से भी नहीं। कोई कायदा नहीं, कोई ज़ाब्ता नहीं। सदी के आखिर तक रूहानियत के दर्जनों धड़े बन गए। कुछ कहते थे रूहें बाशौर हैं, कुछ का कहना था ये बस गौंज है, पत्थर और लकड़ी में कैद रिकॉर्डिंग जो बार बार बजती रहती है। और कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि भूत जिंदा लोग खुद हैं, जो अपने डर और वहम को खाली कमरों पर थोप देते हैं। घर खामोश रहे तो अब बताइए, अगर हर वो घर जहाँ कोई रहा और मरा आसीब ज़िदा है, तो हम कैसे जानें कि कौन सा घर वाकई मुर्दों का डेरा है और कौन सा बस पुराना है? आपके ख़याल में घर रूहों को याद रखते हैं, या ये सब हमारे अपने जहन का खेल है? 2022 में ब्राज़ील की एक माहिर समाजियात मारिया लूसिया वोकटर बारबोसा ने एक मजाक किया। उन्होंने एक नाम घड़ा, उर्साल, यानी लातीनी अमेरिका की सोशलिस्ट जमहूरियाओं का इत्तेहाद। ये तंज था, एक चटकला, बस इतना ही। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। कुछ लोगों को ये मजाक समझ ही नहीं आया। दाएं बाजू के कुछ तज्ज़ियाकारों ने उर्साल को सच मान लिया, एक असली साजिश। और जब कोई बात इंटरनेट पर चढ़ जाए तो फिर वो मुड़ती नहीं, बस अपनी शक्ल बदलती रहती है। 2018 तक आते आते ये मजाक एक पूरा बयानिया बन चुका था। ब्राज़ील के सदारती मबाहसे में लायो टेलीविजन पर एक उम्मीदवार ने पूरी संजीदगी से कहा कि उर्साल एक हकीकी मंसूबा है जो पूरे जनूबी अमेरिका की खुदमुख्तारी ख़त्म करने के लिए बनाया गया है, यकीन के साथ, धड़ल्ले से। और लाखों लोग जो यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर ये सब पढ़ और सुन चुके थे, उन्हें क्या मालूम था कि ये सब शुरू हुआ था एक मजाक से, जो पहले से ये समझते थे कि बाएं बाजू वाले कुछ छिपा रहे हैं। उन्हें ये बिल्कुल सच लगा। असल तंज गायब हो गया, बाकी बची तो बस साजिश। एक मजाक अफवाह बना, अफवाह सियासी नारा बनी, और नारा खौफ बन गया। किसी ने पीछे मड़कर नहीं देखा, किसी ने नहीं पूछा ये शुरू कहाँ से हुआ था। आप बताएं, क्या लोगों ने उर्साल इसलिए माना क्योंकि वो मानना चाहते थे, या इसलिए कि जब कोई बात बार बार दोहराई जाए तो उसकी असल कोई नहीं पूछता? सरगुशियों वाली फाइल। हुआ मैं फंसा मुसाफिर 1970 की बात है। अमेरिका के एक देहाती इलाके के ऊपर एक छोटा सा जहाज उड़ रहा था। अचानक पायलट को दिल का दौरा पड़ा और वो बेहोश होकर आगे झुक गया। को पायलट आराम करने गया हुआ था और जहाज में बैठा था एक किसान, रॉबर्ट फुलर, जिसने जिंदगी में कभी जहाज का पहिया तक नहीं छुआ था, लेकिन वही अकेला था जो हिल सकता था। उसने रेडियो उठाया और घबराहट में चीखा। ओमाहा के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने आवाज़ पकड़ ली। फिर जो हुआ वो हवाबाजी की तारीख का एक अनोखा बाब बन गया। एक नातजर्बाकार आदमी सिर्फ रेडियो की आवाज़ के सहारे इस जहाज को ज़मीन पर उतार लाया। ये किस्सा मशहूर हो गया। हॉलीवुड ने उसे बार बार पर्दे पर दिखाया। आम आदमी, परसकॉन कंट्रोलर, नामुमकिन हालात। ये फार्मूला लोगों के दिलों में उतर गया।
اتنا کہ 2000 کی دہائی میں جب محققین نے عام لوگوں سے پوچھا کہ کیا وہ کسی بڑے مسافر جہاز کو ہنگامی حالت میں اتار سکتے ہیں، تو 3 میں سے ایک نے کہا، ہاں میں کر سکتا ہوں۔ لیکن یہاں سے بات دلچسپ ہو جاتی ہے۔ آج تک کوئی بھی بڑا مسافر جہاز اس طرح نہیں اترا، ایک بار بھی نہیں۔ تجربہ کار پائلٹ کہتے ہیں کہ یہ تقریباً ناممکن ہے۔ بوئنگ 747 یا آئر بس میں سینکڑوں نظام ہوتے ہیں، ایک کے اندر دوسرا، دوسرے کے اندر تیسرا۔ صرف آلات سمجھنے میں برسوں لگتے ہیں، اور اترنا، وہاں تو ذرا سی غلطی کی بھی گنجائش نہیں۔ اوپر سے یہ امکان کہ دونوں پائلٹ ایک ہی وقت میں بے ہوش ہو جائیں۔ جدید جہازوں کے حفاظتی نظام کو دیکھتے ہوئے یہ تو بس کہانیوں میں ہی ہوتا ہے۔ ہاں، کچھ واقعات ضرور ہوئے جہاں کیبن میں بیٹھے تجربہ کار پائلٹوں نے چپ چاپ اٹھ کر کاک پٹ سنبھال لیا، لیکن وہ ریڈیو پر سکھا کر اتارنا نہیں تھا۔ وہ تو بس ایک ماہر کا اپنا کام کرنا تھا۔ اصل ریڈیو پر سکھا کر اتارنا صرف چھوٹے جہازوں میں ہوا ہے، سیسنا، پائپر۔ جہاں بات اتنی پیچیدہ نہیں ہوتی تو پھر سوال یہ ہے، 70 سال میں جو ایک بار نہیں ہوا، اس پر ہم اتنا یقین کیوں رکھتے ہیں؟ آپ بتائیں، یہ انسانی امید ہے یا بس فلموں کا جادو؟ ہنو بارک، وہ کشتی جو کبھی پانی میں نہ اتری، قدیم مصر میں ایک ایسی کشتی تھی جس نے کبھی پانی کو چھوا تک نہیں۔ ہنو بارک، ایک مقدس برتن جسے لکڑی کی پٹڑیوں پر رکھ کر خشک زمین پر گھسیٹا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ اس میں خود دیوتا سیکر سوار ہوتا تھا۔ زندگی اور موت کے درمیان کی اس دھندلی سرحد پر یہ کشتی اسے ایک جہاں سے دوسرے جہاں لے جاتی تھی، اور ہر سال سیکر کے تہوار پر پجاری پیاز کے ہار پہن کر اس پتھر لدی کشتی کو زمین پر کھینچتے تھے۔ ایک ایسی رسم جو اتنی پرانی تھی کہ جب تک فرعون نے احرام بنانے بند کیے، اس کا اصل مطلب خود انہیں بھی یاد نہیں رہا تھا۔ ذرا تصور کریں، پرانی سلطنت کا دور، دریائے نیل کا سیلاب، اور جھلسا دینے والی گرمی۔ پجاری ایک لکڑی کی کشتی پر کچھ رکھتے، شاید کوئی پتھر، شاید کچھ اور، اسے پٹڑی سے باندھتے اور آہستہ آہستہ بڑے ادب سے کھینچنا شروع کرتے۔ پیچھے ماتم کرنے والے اور جشن منانے والے گلے میں پیاز کے ہار ڈالے ساتھ چلتے، ایک ہارپ بجانے والا گاتا، اور یہ جلوس مندر کی دیواروں کے گرد چکر لگاتا، وہی راستہ جو نسل در نسل چلا آ رہا تھا۔ فرعون اوناس کے مقبرے میں تقریباً 250 قبل مسیح میں پتھر پر کندہ ہدایات میں لکھا ہے، جب تم اپنا گھر چھوڑو تو کانسے کی رسیوں پر اتر کر ہورس کی بانہوں میں آ جاؤ، جو تمہیں ہنو بارک میں اٹھا لے گا۔ یہ کشتی موز ایک علامت نہیں تھی۔ قدیم مصری ہماری طرح استعاروں میں نہیں سوچتے تھے، ان کے لیے ہنو بارک خود وہ لمحہ تھی، وہ دہلیز جہاں زندگی ختم ہوتی اور کچھ اور شروع ہوتا۔ لیکن یہاں سے بات عجیب ہو جاتی ہے۔ تحریریں آپس میں متضاد ہیں۔ کہیں لکھا ہے کہ ہنو بارک سیکر کی سواری تھی، کہیں لکھا ہے کہ کشتی خود سیکر تھی۔ دیوتا اور کشتی ایک ہی چیز، اور اس کی سمت وہ بھی بدلتی رہی، کسی دور میں طلوع آفتاب کی طرف، کسی میں غروب کی طرف، جیسے پوری کائناتی ترتیب کسی فرعون کی مرضی سے الٹ دی جاتی ہو۔ اور سب سے حیران کن بات، اصل کشتی آج تک نہیں ملی۔ کوئی ہنو بارک کسی عجائب گھر میں نہیں رکھی، بس کچھ تصویریں ہیں، کچھ کندہ ہدایات، اور ان کاتبوں کی الجھی ہوئی تحریریں جو خود بھی اس رسم کا مطلب بھول چکے تھے۔ تو آخر ان کھیتوں میں کیا لے جایا جاتا تھا، اور یہ مطلب بار بار کیوں بدلتا رہا؟ آپ کے خیال میں کیا کچھ رازوں کا بے نام رہنا ہی ان کی اصل طاقت ہے؟ دی سرگوشیوں کی فائل۔ کینوپک صندوق قدیم مصر میں لوگ آخرت کو اتنا ہی حقیقی سمجھتے تھے جتنا سانس لینا۔ تو جب کوئی فرعون مرتا تھا تو پجاری صرف لاش لپیٹ کر فارغ نہیں ہو جاتے تھے، وہ جسم چیرتے تھے، اعضاء نکالتے تھے، اور انہیں پتھر کے صندوقوں میں بند کر کے قبر میں رکھ دیتے تھے۔
ऐसे संदूक जिन्हें दोबारा खोलना ही नहीं था। ज़रा तसव्वुर करें, वादी अल मलूक, तकरीबन 2500 साल कबल मसीह। सहरा की गर्मी हड्डियों तक उतरती है। शाही मुम्मी एक पत्थर की मेज़ पर पड़ी है और सफ़ेद कितान पहने पुजारी मोमबत्तियों की रोशनी में काम कर रहे हैं। दिमाग पहले ही नाक के रास्ते निकाला जा चुका है। अब पीठ के बाएं जानब एक लंबा चीरा लगाया जाता है। जगर निकलता है, फीफड़े निकलते हैं, आंतें निकलती हैं। हर उज़ू को अलग लपेट कर अपने तराशे हुए पत्थर के बर्तन में रखा जाता है। कीनोपक मर्तबान और फिर चारों मर्तबान एक लकड़ी के संदूक में सजा दिए जाते हैं, मरने वाले के नाम के साथ मोहरबंद और मुहाफ़िज़ रूहों की नक्काशी से महफूज। 3000 साल से ज़्यादा अरसे तक यही कानून था। हर अहम तदफीन में ये संदूक होते थे। वक्त के साथ ये संदूक और भी शानदार होते गए। पहले सादा लकड़ी के डिब्बे थे, लेकिन नई सल्तनत के अजीम फ़राइन के दौर तक आते आते ये किनुपक संदूक शाहकार बन चुके थे। हेरोग्लिफ किस्से रंगे हुए, कीमती पत्थरों से जड़े और देवताओं के तराशे हुए सरों से महफूज। फिर कुछ अजीब हुआ। तकरीबन 1069 कबल मसीह में, 21वें ख़ानदान के दौर में, मिस्री पुजारियों ने एक फ़ैसला किया। उन्होंने आज़ा निकालना बंद कर दिया। मुम्मी बनाने का तरीका बदल गया। जिस्म को पूरा रखा जाने लगा। और फिर भी, और यहीं से बात अजीब हो जाती है, वो किनोपक संदूक बनाते रहे। खाली संदूक कब्रों में रखते रहे, सदियों तक। ऐसे संदूक जिनका कोई मकसद नहीं था। ऐसे संदूक जिनमें सिर्फ हुआ थी और यादें। माहरीन आसारी कदीमा को कब्र दर कब्र ये खाली संदूक मिले हैं। इंदर कुछ नहीं, कोई अमली वजह नहीं। मिस्रियों ने अपना ही सदियों पुराना कानून तोड़ दिया था, मगर ये रस्म छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। लगता है जैसे संदूक इस चीज़ से भी ज़्यादा अहम हो गए थे जो उनमें होती थी। आखिर कोई तहज़ीब ऐसा क्यों करे? किसी मुक़द्दस रस्म को छोड़ दे, मगर उसकी नकल इतारती रहे। क्या वो डरते थे कि रखे तो कुछ बुरा होगा? क्या उन्हें लगता था कि खाली संदूक में भी कोई रूहानी ताकत है? या ये रस्म इतनी गहरी जड़ पकड़ चुकी थी कि उसे हटाना गोया आखिरत को ही इनकार करना था? आप बताएं, अगर आप इस वक्त होते तो क्या आप भी वो खाली संदूक रखते रहते? कदीम मिस्र में एक ऐसी किश्ती थी जो कभी दरियाए नील पर नहीं चली, न पानी में उतरी, न लहरों को चीरा, मगर हजारों लोग उसके सफ़र का हिस्सा बनने के लिए तड़पते थे। उसका नाम था निश्मत बारक, और यह खुद देवता ओजिर्स को लेकर अबीदोस की गलियों में निकलती थी। ज़रा तसव्वुर करें, धूप में जलते हुए चौने के पत्थर के मंदिर, नील का पानी अपनी प्राणी रोश पर बहता हुआ, और अबीदोस का शहर, जो खुद भी सदियों पुराना था। हर साल पुजारी देवताओं का भेष बदलते, मौसीकी गूंजती, और फिर वो लम्हा आता जब नेशमत बारक मंदिर से बाहर निकलती। लकड़ी का वो अजीम जहाज़ मर्दों के कंधों पर उठा हुआ, क़ियामत और अलही ताकत की अलामतों से सजा हुआ। इस रस्म की असल ताकत इस वादे में थी जो ये देती थी। ओजिरस मरा था और फिर जिंदा हो गया था, इंधीरे में उतरा और फातिह बनकर लौटा था। तो जब आम मिस्री उस कुश्ती को गलियों में गुजरते देखते, जब वो दरमियान में रखे देवता के मुजस्मे को देखते, तो उन्हें अपना मुस्तकबल नजर आता। उन्हें लगता कि मौत आखिरी बात नहीं है। सदियां गुजरें तो अमीर मिस्रियों में एक जुनून सा सवार हो गया। वो भारी रकमें खर्च करते ताकि उनकी मुमियाँ निश्मत बारक जैसी किश्तियों में अबीदोस पहुंचाई जाएं। इनकी कब्रों की दीवारों पर वो खुद को अलही किश्तियों में खड़े पुजारियों का लिबास पहने पींट करवाते। बड़े बड़े अमरा अपनी सबसे बड़ी कामयाबी ये लिखवाते कि उन्होंने निशामत बारक बनाने या संवारने में हिस्सा लिया, और ये अल्फाज उन्हीं दीवारों में कंदा होते जहां उनके जिस्म अबदी निंद सोते थे। लेकिन यहाँ आकर बात अजीब मोड़ लेती है। हमारे पास कब्रों की वो तस्वीरें हैं जिनमें निश्मत बारक बड़ी बारीकी से बनाई गई है। तहवार के तहरीरी बयानात मौजूद हैं। सबूत है कि लोग सैकड़ों मील सफ़र करके उसे देखने आते थे, मगर असल कश्ती का कोई निशान नहीं मिला।
ना लकड़ी का टकड़ा, ना कोई नक्श, ना कोई खंडर। क्या निशमत बारक इतनी मुकद्दस थी कि हर बार इस्तेमाल के बाद जला दी जाती थी ताकि कोई उसे बेहरमत न कर सके? या फिर ये असल में एक रूहानी कश्ती थी, एक तैरता हुआ ख्याल जो लोगों के दिलों में जितनी हकीकी थी, इतनी किसी लकड़ी में नहीं हो सकती थी? आप बताएं, क्या नेशमत बारक का राज ही उसका असल मकसद था? 14 फरवरी 1907 की सुबह, वैलेंटाइन का दिन। मार्गरेट एशवर्थ अपने लंदन के बड़े घर से नौकरों वाले दरवाजे से निकली। सरमई ओनी कोट, हाथ में चमड़े का बैग। घर की मुलाजमा ने बाद में बताया, उसके चेहरे पर अजीब सुकून था। वो सुकून जो किसी को तब मिलता है जब वो कोई बहुत बड़ा फैसला कर चुका हो। वो अपनी बहन से मिलने जा रही थी, लेकिन वो कभी पहुंची नहीं। बात सिर्फ ये नहीं कि एक औरत लंदन की धुंध में गम हो गई। बात ये है कि उसने पीछे किया छोड़ा, और किया अधूरा छोड़ा। ऐशवर्थ खानदान ने वो हवेली सिर्फ एक मौसम के लिए किराए पर ली थी। इन जैसे रईस लोगों के लिए ये बात ही अजीब थी। मार्च तक घर बंद हो गया, सारा सामान उठा लिया गया, बस एक पुरानी कुर्सी रह गई, बैठक के कमरे में अकेली। इसका मुखमल इतना घुस गया था कि लगता था कोई रात रात भर वहां बैठकर घंटों गुजारता रहा हो। पुलिस को घर के हिसाब किताब में एक और बात मिली। गायब होने से एक हफ्ता पहले मार्गरेट ने अपने तमाम ज़ेवरात बैंक से निकलवा लिए थे। हीरे, ज़मरद, लाखों की कीमत का सामान, लेकिन उसके सफरी बैग में कुछ नहीं, एक तनका भी नहीं। फिर वो आवाज़ें आईं, नौकरों ने बताया। खाली बंद घर में रात को कदमों की आवाज़ आती थी, ठहरे हुए, सोचे समझे कदम, जैसे कोई चहल कदमी कर रहा हो। घर में ताले लगे थे, खानदान जा चुका था, इंदर कोई हो ही नहीं सकता था। 5 साल बाद 1912 में किंग्स क्रॉस रेलवे स्टेशन पर एक मजदूर को प्लेटफार्म के नीचे एक पुराना चमड़े का बैग मिला। इंदर खतूत थे, मार्गरेट के नाम, उसकी अपनी लिखाई में। खतूत जिनमें अंग्लिस्तान छोड़ने के मंसूबे लिखे थे, खतूत जो उसने खुद अपने आप को लिखे थे और कभी भेजे नहीं। मुकदमा इस वक्त बंद हुआ जब मार्गरेट की उम्र 92 साल होती। सरकारी फैसला अपनी मर्जी से गायब हुई, लेकिन तफ्तीशी अफसर के ज़ाती नोट्स में कुछ और लिखा था, कुछ ऐसा जो सरकारी कागज़ों पर लिखना मुमकिन नहीं था। आप बताएं, एक औरत जो अपने आप को ख़त लिखे, अपने ज़ेवरात छिपाए और फिर हुआ मैं मिल जाए, वो वाकई कहाँ गई? 2007 में कैलिफोर्निया के जनूबी फरीसनो में एक घर के मालिक ने अपने पिछवाड़े में सिक्योरिटी कैमरा लगाया, और जो कुछ रिकॉर्ड हुआ उसने 17 साल से बहस का तूफान बरपा कर रखा है। 2 सफ़ेद रंग की शक्लें, इंतहाई पुतली, लंबी लंबी टांगों पर चलती हुई, ना कोई धड़ ना बाजो, बस जैसे कोई शलवार खुद ब खुद चल रही हो। उन्हें नाम दिया गया फ्रेस्नो नाइट क्रॉलर्स, और चंद ही हफ्तों में ये वीडियो टीवी चैनल से होती हुई इंटरनेट के हर कोने में फैल गई। फ्रेस्नो कैलिफोर्निया की वस्तीवादी का एक बड़ा ज़री शहर था, जहां घरों में कैमरे लगाना आम हो चुका था, जहां पड़ोसी पड़ोसी पर नज़र रखते थे। वीडियो धंधली थी, रात की थी, बिल्कुल वैसी जैसी होनी चाहिए, ताकि आप न पूरी तरह देख सकीं, न मुकम्मल तौर पर रद्द कर सकीं। उनकी चाल अजीब थी, मशीनी, बेढंगी, किसी भी जानवर या इंसान से बिल्कुल मुख्तलिफ। और फिर मामला और गहरा होता गया। चंद महीनों में ऐसी ही वीडियोज़ आने लगीं। 2011 में यो स्मार्ट लेक्स पार्क से, जो वहाँ से कोई 1.5 घंटे की मसाफत पर था, फिर पोलैंड से, फिर टेक्सास से। जहाँ जहाँ कैमरा था और इंटरनेट था, वहाँ वहाँ से खबरें आने लगीं। हर नई वीडियो ने मामे में मज़ीद रंग भरा, हर धंधले फ्रेम ने क़यास आराइयों को हुआ दी। लेकिन यहाँ बात उटकती है। दिन की रोशनी में कभी कोई नहीं देखा गया,
कोई बाल नहीं मिला, कोई निशान नहीं, कोई बाकियात नहीं। किसी माहिर हैवानियात ने ये नहीं बताया कि इतनी लंबी और पुतली टांगों वाला कोई जानदार हो भी सकता है। असल वीडियो कभी किसी आज़ाद माहिर से तस्दीक नहीं करवाई गई, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि चाल बिल्कुल ऐसी लगती है जैसे कोई भैंस बदलकर जानबूझकर चल रहा हो। फिर भी सिलसिला रका नहीं, बल्कि बढ़ता ही गया। हर नई रिपोर्ट पिछली को सच साबित करती लगी। हालांकि कोई दो गवाह एक बात पर मुत्तफक नहीं थे। फ्रेस्नो नाइट क्रॉलर्स एक जदीद दास्तान बन गए, इस यकीन की अलामत कि अमरीकी रातों के अंधेरे में कुछ ना कुछ ज़रूर घूम रहा है। कैमरे ने कैद कर लिया, हज़ारों ने देखा, बहुतों ने मान लिया। लेकिन ज़रा सोचें, अगर ये मखलूक वाकई मौजूद है तो सिर्फ कैमरे पर ही क्यों नज़र आती है? कोई निशान क्यों नहीं छोड़ती? और ये इत्तेफाक क्यों है कि पहली वीडियो वायरल होते ही पूरी दुनिया में देखे जाने लगे? आप बताएं, आपके ख्याल में उस वीडियो में असल में क्या है? इस हफ्ते की वीडियो यहाँ ख़त्म होती है। अगर ये कहानियाँ आपको पसंद आएं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कौन सी कहानी आपको सबसे ज़्यादा मुतासिर कर गई। रोज़ाना नई कहानियाँ और हर इतवार नया कंपाइलेशन। मिलते हैं अगली वीडियो में।